जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। शुरू में जिस तरह टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साह दिखाया और देश में बने 2 टीके चरणबद्ध तरीके से लगाने की रूपरेखा तैयार की थी, उससे लगा था कि अब देश में कोरोना का खतरा जल्दी टल जाएगा। पहले मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, फिर निजी अस्पतालों को 250 रुपये में लगाने की इजाज़त दी गई। इस तरह टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी थी, मगर फरवरी में कोरोना का नया रूप उभर आया और तेजी से फैलने शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इसका भयावह असर दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने मांग की 18 साल तक की उम्र वालों को टीकाकरण की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं। तब केंद्र ने उन राज्य सरकारों की मांग ठुकरा दी थी। हालांकि बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई, मगर अप्रैल आते आते टीकों की कमी दिखाई देने लगी। पहले महाराष्ट्र में टीका उपलब्ध न होने के कारण कई टीकाकरण केंद्र के दरवाजे बंद हुए। फिर दूसरे राज्यों में यही स्थिति देखी जाने लगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने टीकाकरण उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। उसका मानना था कि लोग टीकाकरण के लिए अपेक्षित उत्साह से आगे नहीं आ रहे हैं। पैरा इस वक्त जब देश में संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 4 लाख से ऊपर दर्ज हो रही है और इससे मरने वालों की तादाद 4000 से ऊपर आ रही है, तब टीकाकरण में तेजी लाने की मांग भी बढ़ रही है। मगर स्थिति यह है कि इस वक्त टीकों का भारी अभाव है। न निजी अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं और न सरकारी केंद्रों पर। जिस सीरम इंस्टीट्यूट के टीके पर सरकार की निर्भरता सबसे अधिक थी, उसने अब जरूरत भर के टीके उपलब्ध कराने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रूस से टीका मांगने की इजाज़त दे दी, मगर उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। अब सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति में कैसे निपटे। पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी थी, पर जैसे ही टीकों की किल्लत शुरू हुई, उसने राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी कि वे टीके बनाने वाली कंपनियों से तालमेल करके अपने अनुसार टीकों की दर तय करें और लोगों को टीके उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि केंद्र ने अपने लिए खरीदे जाने वाले टीके की कीमत सबसे कम रखी और राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए दरें ऊंची रखी। इसे लेकर भी उसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। पैरा दरअसल केंद्र ने टीकाकरण अभियान को लेकर शुरू से ही सही रणनीति नहीं अपनाई। उसका आकलन भी ठीक नहीं था। वह शायद मानकर चल रही थी कि अब कोरोना का संकट समाप्त हो चुका है, इसलिए टीकाकरण अभियान लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है। इसीलिए वह सीरम इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा निर्भर रही। दूसरे देशों को टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत नहीं की। जिन देशों ने अपनी तरफ से पहल की थी, उन्हें भी अनसुना कर दिया गया। टीके की बहुत सारी खुराक दूसरे देशों को
इमादाद में भेज दी गई। अब जब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत रेखांकित की जा रही है, सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह और सर्वदलीय बैठक करके कोई व्यवहारिक उपाय तलाश करें। पैरा, ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलती महामारी ने चिंता और बढ़ा दी। रिपोर्टों बता रही है कि अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पैर पसार चुका है। जितने मामले आ रहे हैं उसमें लगभग आधे मामले ग्रामीण इलाकों से है। मौतों का आंकड़ा शहरों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि गांवों में हालात किस तेजी से बिगड़ रहे हैं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि यह सब अचानक हुआ या सरकारों को इसका अंदेशा पहले से नहीं रहा होगा। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलना कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा साबित होगा, पर जिस तरह से गांवों को लेकर हर स्तर पर अनदेखी और लापरवाही होती रही, उसी का नतीजा है कि अब वहां हालात बदतर हो रहे हैं। अभी मुश्किल यह है कि सरकारें शहरों में मचे हाहाकार से ही निपट पाने में लाचार है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गांवों में संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए। पैरा, दूसरी लहर की मार ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। कमोबेश सभी राज्यों में हालात एक जैसे हैं। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ों के लाले पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। दिल्ली में लोगों को किन दर्दनाक परिस्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में गांवों में संक्रमण के हालात से लोग और सरकारें कैसे निपटेंगी, कोई नहीं जानता। हालात की गंभीरता से चिंतित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि गांवों में महामारी से वह कैसे निपटेगी। सामान्य दिनों में भी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहर के धक्के खाने पड़ते हैं। कहने को सरकारी रिकॉर्ड में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, पर इलाज की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। पर मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी 5.25 करोड़ के आसपास है, जबकि ग्रामीण इलाकों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या मात्र 51 और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 338 है। राजस्थान में कुल संक्रमण के मामले में 40% मामले गांवों से आए हैं, जबकि राज्य में ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 3000 भी नहीं है। गुजरात हो या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र, ज़्यादातर राज्यों की हालत कमोबेश एक जैसी ही है। ग्रामीण आबादी के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं नहीं के बराबर ही हैं। इसका एक कारण ग्रामीण क्षेत्र को सरकारों की प्राथमिकता से नहीं होना भी माना जा सकता है। पैरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांवों को महामारी की मार से बचा पाना संभव नहीं था। सरकारें थोड़ी भी सजग होती तो समय रहते गांवों के चिकित्सा तंत्र को ठीक किया जा सकता था। इससे हालात बिगड़ने से बच जाते। लेकिन हैरत है कि दूसरी लहर में ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों, चुनाव आयोग और किसी भी राजनीतिक दल ने इन चुनावों टालने की इच्छा या ज़रूरत
या साहस नहीं दिखाया। इसका नतीजा आज इन प्रदेशों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के महाविस्फोट के रूप में देखने को मिल रहा है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि राज्यों के पास ग्रामीण इलाकों में जांच से लेकर इलाज तक का पर्याप्त तंत्र नहीं है, सब शहरों के भरोसे है। ऐसे में सरकारें कैसे रोजाना हजारों लोगों को मरने से बचा पाएंगी? पूर्ण विराम।